Jai Hind everyone, and here we are once again with our civics class, and we were studying the first chapter of civics, that was what is democracy and why democracy. अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में क्या है और क्यों इसकी इतनी ज़रूरत होती है कि हर देश में आज अलग अलग फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम अपना चुके हैं, फिर भी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो भी वर्ल्ड की हैं वो आज डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रही हैं, इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अपना रही हैं। ठीक है, इसके लिए हमने बेसिकली कुछ फीचर्स स्टडी किए थे। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से बेस्ड हमारे 4 बेसिक क्वेश्चंस निकल कर आए थे। वो क्या थे? हु आर द रूलर्स? हियर इट इज, हु आर द रूलर्स? Who are the rulers? What kind of election constitutes a democratic election? Who are the people who can elect the rulers or get elected the rulers? और लास्ट क्वेश्चन जो था, what kind of a form of government is democracy? तो ये चारों चीज़ें हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश की थी। और इस सीरीज़ में फर्स्ट एग्जाम्पल जो था वो हमारा नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान का था, जहाँ पर एक मिलिट्री चीफ, जो आर्मी चीफ है, वो अपने आप को जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग मिलिट्री पावर, हैविंग कंट्रोल ऑन मिलिट्री पावर, वो अपने आप को वहाँ का यानी उस कंट्री का चीफ या हेड घोषित कर देता है, और बिना किसी इलेक्शन के, बिना किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन के, वो अपने आप से ही खुद में ऑटोमेटिक पावर होकर और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना शुरू कर देता है। ही अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको अपने हिसाब से, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट भी उन्होंने किया। ओके, तो ये क्या था? ये पहला एग्जाम्पल था कि हु कैन बी द रूलर। क्या रूलर ऐसे हो सकते हैं जिनको हम बिना चुने, जो अपनी पावर के बल पर या किसी ज़बरदस्ती के बल पर आकर हमारी कंट्री के हेड पोस्ट या हमारी कंट्री के जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उस पर कब्जा कर ले? तो क्या ऐसे लोग डेमोक्रेसी के आप कह लीजिए, क्या वो डेमोक्रेसी के पार्ट हो सकते हैं? यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, जो अभी आपने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आया फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। और देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आपको पाकिस्तान के एग्जाम्पल में यहाँ पर लास्ट में आपको उसका रिप्लाई भी मिल जा रहा है उस क्वेश्चन का। एंड व्हाट्स दैट रिप्लाई? इट इज, in a democracy the final decision making power must rest with those elected by the people। यानी who are the rulers या फिर कह लीजिए कि डिसीजन टेकिंग पावर, अल्टीमेटली वही तो रूल करेंगे जिनके पास डिसीजन लेने की पावर होगी, जो डिसीजन ले सकते हैं अपना। ठीक है, और ये डिसीजन टेकिंग पावर जो है किनके पास होनी चाहिए डेमोक्रेसी में? उन लोगों के पास जिनको लोगों ने चुनकर भेजा है, जो इलेक्टेड वन हैं, जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे से मतलब कॉमन सिटीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तभी वो हमारी ओपिनियन के हिसाब से हमारे बेनिफिट के लिए काम करेंगे। इफ़ समवन इज़ कमिंग विद द ऑटोक्रेटिक पावर, तो वो ऑटोक्रेटिक या वो डिप्लोमेटिक पावर जो है वो कभी लोगों के बेनिफिट के लिए काम नहीं करेगी। दैट पावर विल वर्क ओनली टू स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन हिज और हर पावर ओनली, और वो अपनी ही पावर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस कंट्री में काम करेगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फीचर हो गया डेमोक्रेसी का। सेकेंड फीचर जो हमने पढ़ा था वहाँ ये था चाइना का। अगेन हमारी दूसरी नेबरिंग कंट्री, और चाइना के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर 1990 से एक ही पार्टी का, जो 1930 जब से चाइना को इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद से वहाँ पर इलेक्शन तो हर साल होते हैं। हर साल का मतलब आफ्टर एवरी 6 ईयर्स। ओके, वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, लेकिन अब यहाँ देखिए, चुनकर तो रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, जो फर्स्ट फीचर अपने हम पढ़ा अभी, है ना। लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर कैसा आ रहा है? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन डू वी हैव? ये सेकंड क्वेश्चन अभी हमने रेज किया था डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से। और ये किस तरह का इलेक्शन होना चाहिए, यहाँ इस चीज़ को
हाईलाइट करने की कोशिश की गई है कि चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि वहाँ पर रूल करती है, और इसके अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी को एग्जिस्ट करने की कंडीशंस या परमिशन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से है, लेकिन पार्टिकुलरली उस रूलिंग पार्टी की तरफ से नहीं है। दे मिसयूज द पावर्स, और वो क्या करते हैं, वो दूसरी जो भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो भी लोग कम्युनिस्ट पार्टी की थिंकिंग या उनके आइडियोलॉजीज से जो है वो बिलीव नहीं करते हैं इन पावर्स में, वो उन रूलिंग जो ये रूलिंग पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, ये दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ एग्जिस्ट नहीं करने देती, उनकी रैलीज़ को सक्सेसफुल नहीं होने देते, मीडिया में किसी टीवी इंटरव्यू या किसी रेडियो इंटरव्यू को वो वहाँ पर रिले नहीं होने देते हैं, ताकि लोग किसी भी और नेता या किसी भी और विचारधारा को वहाँ जान ही ना सके, ना वो जानेंगे, ना वहाँ पर किसी को कोई सेकंड ओपिनियन बनाने की परमिशन होगी, ठीक है। और ये चीज़ आप अभी तक देख सकते हैं, अभी भी मीडिया में जो भी चल रहा है प्रेजेंट में, स्पेशली कोरोना इशू को लेकर भी आप देख सकते हो चाइना में, कि वहाँ पर बेशक वो लोग ये कहें कि हम एक रिपब्लिकन कंट्री हैं, लेकिन फिर भी ये देख लीजिए कि वहाँ पर क्या है, दे कैन नॉट गिव देयर सिटीजन्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है किसी भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री में। जहाँ पर भी लोकतंत्र है वहाँ पर लोगों को बोलने की यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में है इंडिया में, ठीक है, वो वहाँ पर उन लोगों को इतना भी नहीं है। मीडिया पर पूरा कंट्रोल आज तक भी वहाँ चाइना में किसका है, रूलिंग पार्टी का है, कम्युनिस्ट पार्टी का है। तो ये सिचुएशन है कैसी कि वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पूरी पावर है गवर्नमेंट के डिसीजंस लेने की, लेकिन इसके बाद भी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या हैं, लोगों की मर्जी से चुने हुए नहीं हैं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। सो अल्टीमेटली दे हैड टू गिव वोट टू दोज ओनली, ठीक। तो यहाँ पर आपका डेमोक्रेसी का सेकेंड फीचर निकल कर आ रहा है। हियर इट इज, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी based on a free and fair election where those currently in power have a free chance of losing. एक डेमोक्रेसी में इलेक्शन ऐसा होना चाहिए, ऐसा फ्री और फेयर, यानी ईमानदार इलेक्शन और स्वतंत्र इलेक्शन। और वो स्वतंत्र इलेक्शन कैसे हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कैसे हो सकता है, जिसमें रूलिंग पार्टी या गवर्निंग पार्टी का कोई अधिकार ना हो, हाँ, जिसमें उनका कोई इंटरफेरेंस ना हो। और वो इंटरफेरेंस कैसे नहीं होगा, जब इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी काम करे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेमोक्रेसी का सेकेंड फीचर। और डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुज दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। वो इलेक्शन इतना ईमानदार होना चाहिए कि जो रूलिंग पार्टी है प्रेजेंट की, उसको भी इलेक्शन हारने का उतना ही खतरा हो जितना कि किसी और कैंडिडेट को हो, ठीक। ये आपका सेकेंड फीचर हो गया। नाउ कमिंग ऑन द थर्ड एग्जाम्पल, यहाँ से हमें आगे प्रोसीड करना था। सो कमिंग ऑन टुडेज टॉपिक, थर्ड जो है, थर्ड क्वेश्चन था हमारा डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से रिलेटेड कि हु कैन बी द पर्सन हु कैन गिव द वोट, ठीक है। ये इलेक्शन होगा, ठीक है, उसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे, फिर मतलब कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन में, और फिर उनको लोग वोट देकर जिताएंगे, ठीक। अब ये जिताने वाले लोग कौन होंगे या फिर वोट देने वाले लोग कौन होंगे, ठीक है, और उनको किस तरह से ये वोटिंग राइट मिले, इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. 2015 यानी 2015 के ईयर तक सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं मिला था। आप लोगों ने क्लास 9th की हिस्ट्री, इससे पहले क्लास 8th की हिस्ट्री में ये पढ़ा होगा कि हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच द वुमेन्स हैड टू सफ़र, और उनको अपनी फ्रीडम और इक्वल राइट
एज कंपेयर टू मेन। मेंस के कंपैरिजन में इक्वल राइट्स लेने के लिए वुमेन्स को फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो पहली रेवोल्यूशन कही जाती है हिस्ट्री में, उससे भी काफ़ी मतलब उसके साथ साथ से स्ट्रगल करना पड़ा था। और एक स्ट्रगल ख़त्म हो गई एक देश में, लेकिन ये वुमेन्स स्ट्रगल या वुमेन फ्रीडम का कॉन्सेप्ट कहीं किसी कंट्री में तब तक नहीं आया था। ठीक, और इस तरह से हमारे वर्ल्ड को, हमारी जो भी हमारा जो वर्ल्ड है उसमें डेमोक्रेसी आ गई, उसमें रिपब्लिकन कॉन्सेप्ट आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन या रूलिंग का एक नया पैटर्न आ गया, राजाओं का राजशाह खत्म हो गया, बट वुमेन्स की इक्वालिटी जो है एज कंपेयर टू मैन वो नहीं आ पाई। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ देशों में तो फिर भी कुछ हद तक इम्प्लीमेंटेड हो गई आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। काफ़ी हद तक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कई कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया, लेकिन सऊदी अरेबिया या फिर कह लीजिए अरब की कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर टिल टुडे डेट इवन वुमेन्स को इक्वल राइट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो ऐसी एक कंट्री सऊदी अरेबिया जहाँ पर वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं दिया गया। तो क्या यहाँ पर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट होगा? क्योंकि मान लीजिए आपकी 50% वुमेन्स वहाँ की सिटीज़न है या 40% वुमेन्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया के सिटीजन्स हैं, आप उन्हें वोटिंग राइट ही नहीं दे रहे हैं, देन हाउ कैन यू से दैट द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, जो भी जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो आपका सारी जनता के थ्रू चुना हुआ है? ऐसा आप नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि वो 40% लोगों ने तो उसको वोट किया ही नहीं है, एकदम वो निकला, मतलब नेग्लेक्टेड है वो कैटेगरी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेसी है, ये यहाँ पर लोगों ने चुनकर इस रिप्रेजेंटेटिव को गवर्न करने के लिए सरकार में भेजा है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. एस्टोनिया एक छोटा सा कंट्री है या स्टेट कह लीजिए आप, जहाँ पर रशियन माइनॉरिटी पीपल, जो भी रशियन कम्युनिटी के पीपल हैं जो कि वहाँ पर माइनॉरिटी में हैं, उन लोगों ने इस तरह से, मतलब वहाँ के उस स्टेट के लोगों ने कुछ ऐसे लॉज बनाए हुए हैं, कुछ ऐसे प्रोविज़न किए हुए हैं जिसकी वजह से इन माइनॉरिटी पीपल को, इन रशियन पीपल को जो कि माइनॉरिटी में है, उन्हें राइट टू वोट दिया ही नहीं जाता। ठीक है, डेमोक्रेसी यहाँ पर भी नहीं होगी कंप्लीटली, या ट्रू डेमोक्रेसी यहाँ पर भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक अच्छी डेमोक्रेसी में का जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि उस डेमोक्रेसी में उस कंट्री के हर एक कम्युनिटी, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, हर एक कम्युनिटी का इक्वल पार्टिसिपेशन हो, और हर एक कम्युनिटी की मर्जी से फिर चुनकर वो रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए, तभी वो सबकी भलाई के लिए, सबके वेलफेयर के लिए काम करेगा। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन द थर्ड केस गिवन इन योर बुक, in Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of Indian Fijian. यानी फिजी, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, एक छोटा सा देश है, और वहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, वहाँ का जो चुनावी सिस्टम है वो इस तरह का है कि वहाँ पर जो ओरिजिनल, जो वहाँ के नेटिव फिजी लोग हैं, उनको ज़्यादा, उनके वोट को ज़्यादा वैल्यू मिलती है एज़ कम्पेयर टू इंडियन फिजी, एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो कि इंडिया को एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, मतलब जहाँ कि आप ये समझ लीजिए कि एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो कि वहाँ किसी दूसरे देश से आकर बसे हैं। ठीक, तो ऐसे लोग जो कि वहाँ के सिटीज़न हो गए हैं अब, लेकिन नेटिवली वहाँ के सिटीज़न नहीं थे, यानी मूल रूप से वहाँ के निवासी नहीं थे, तो उन लोगों को उन्होंने क्या किया हुआ है? इग्नोर किया हुआ है। अपने लॉज कुछ इस तरह के बनाए हुए हैं कि उन लोगों को वोट देने का अधिकार तो दिया है, राइट टू वोट तो दिया है, लेकिन उनके वोट को इक्वल काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, इन सारे केसेस को आप स्टडी करिए, इन सारे केसेस को आप सही से समझिए, तो इन सब में एक ही बात हाईलाइटेड है कि अगर
आप अच्छी डेमोक्रेसी चाहते हो तो ये बात तो क्लियर है कि कम्युनिटी के हर एक लोग, हर एक एडल्ट सिटीजन को आपको राइट टू वोट देना होगा, ठीक है, और उनका पार्टिसिपेशन करवाना होगा। लेकिन एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए साथ में ये भी ज़रूरी होता है कि वो एक अच्छी डेमोक्रेसी तभी हो सकती है जब वहाँ उस देश में, उस कंट्री में रहने वाले सभी कम्युनिटी और सभी कास्ट, क्रीड और जेंडर के लोगों को इक्वल राइट और इक्वल मतलब राइट टू वोट और उनके वोट की वैल्यू भी इक्वल हो, जो कि यहाँ हेडिंग में आपको दिया हुआ है 1% 1 वोट 1 वैल्यू। हर एक इंसान यानी 1% यानी ऑल द पर्सन्स शुड बी काउंटेड इक्वली। 1 वोट यानी सिंगल वोट का राइट सबको हो। ऐसा नहीं हो कि बीइंग अ मेल पर्सन जो मेल्स के वोट हैं वो एक वोट कास्ट करने पर डबल काउंट किए जाएंगे और फीमेल के वोट्स को एक वोट कास्ट करने पर सिंगल काउंट किया जाएगा। इस तरह से किसी कास्ट के को भी हम इस बेसिस पर क्रिटिसाइज या फिर कह लीजिए कि सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमको अगर एक अच्छी डेमोक्रेसी अपनी कंट्री में लानी है देन वी शुड अडॉप्ट दिस फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, 1% 1 वोट एंड 1 वैल्यू, यानी हर नागरिक को वोट देने का अधिकार हो, हर कोई यानी एवरी सिटीजन इज इक्वल, 1% 1 vote, every citizen must be given the right to vote and their vote shall be counted equally। उनके वोट्स का राइट भी जो है, उनके वोट्स का वैल्यू भी जो है वो इक्वल ही माना जाए, उनका वैल्यूएशन अलग ना किया जाए। ये हो गया आपका डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अब ये आपका डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर आ गया, रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट मतलब देखो, डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी रह सकती है जब वहाँ पर रूल करने वाले जो लोग हैं, वो लोग जो कि गवर्नमेंट में शामिल हैं या वो लोग जो मिलकर सरकार बना रहे हैं, उनको इस चीज़ का डर हो कि बेशक आई एम द प्राइम मिनिस्टर और आई एम द प्रेसिडेंट, मैं हूँ राष्ट्रपति या मैं हूँ प्रधानमंत्री, लेकिन फिर भी मुझसे ऊपर इस देश में कोई और है, और वो कोई और कौन होना चाहिए, वो कोई और कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसा कि आप अपने देश में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री के अधिकार भी सीमित हैं, प्राइम मिनिस्टर के राइट्स भी क्या हैं, कंट्रोल्ड हैं, ठीक है। और कहाँ तक कंट्रोल्ड है, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। इवन प्रेसिडेंट के राइट्स भी क्या हैं, बाउंडेड हैं, और कहाँ तक बाउंडेड है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन इंडिया में अपने आप को सुप्रीम वन नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर यहाँ पर संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आप कहते हैं, और अबव ऑल मतलब ओवरऑल यहाँ पर अगर आप कह लीजिए कि इंडिया में रूल किसका है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी पर्सन का नहीं है, ठीक है। सिमिलरली एक अच्छी डेमोक्रेसी में, एक अच्छी डेमोक्रेसी तभी तक एक ट्रू डेमोक्रेसी रह सकती है जब तक कि वहाँ किसी पर्सन, किसी पार्टी का रूल ना हो और उनके अंदर ये डर हो कि उनके ऊपर भी कोई और गवर्न करता है, उनको भी कोई और कंट्रोल करता है, एंड दैट कंट्रोलिंग पावर शुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री, ठीक। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो कि डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करती है, स्ट्रेंथन करती है, वो होती है रेस्पेक्ट फॉर राइट। बीइंग अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, हम किसी देश के नागरिक होने के नाते उसी देश के किसी दूसरे नागरिक को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, उसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो भी है, उसमें जो भी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रह रहे हैं, उनकी चाहे कोई भी कम्युनिटी है, चाहे कास्ट है, चाहे किसी भी बेसिस पर, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी नागरिक के साथ नहीं कर सकते, सबको बराबरी। अगर मुझे रिस्पेक्ट चाहिए देन आई हैव टू पे रिस्पेक्ट टू अदर्स ऑल्सो, और
वही सेम राइट्स और वही सेम रिस्पेक्ट हमें दूसरों के राइट्स के लिए भी होनी चाहिए. देन ओनली दैट कंट्री शुड बी अ स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू डेमोक्रेटिक country. Okay, so that's all for the first part of this chapter. First half हमने यहाँ पर conclude कर लिया है इस chapter का, which was what is democracy. अभी तक आपने जो भी पढ़ा 4 क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, और उन 4 क्वेश्चन के 4 आंसर, 4 आंसर्स वर गिवन, और ये चारों आंसर आपको 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, 4 स्ट्रॉन्ग फीचर आपको डेमोक्रेसी के बता रहे थे, ठीक है. समरी में आप ये कंक्लूड कर सकते हो, समरी डेफिनेशन: डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ये वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर्स जो हैं वो लोगों के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है. लेकिन इसके अलावा डेमोक्रेसी के कुछ और फीचर्स क्या क्या हैं, हाईलाइटेड फीचर्स क्या हैं? रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन टेकिंग पावर्स के पास होनी चाहिए, रूलर के पास होनी चाहिए. इलेक्शंस जो भी हों एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो इलेक्शन एक चॉइस ऑफर करते हुए हों और फ्री और फेयर मैनर में हो, जहाँ पर हर किसी को जितनी जीतने की उनकी पॉसिबिलिटी हो उतनी ही उनके हारने की भी पॉसिबिलिटीज़ हो, ठीक. थर्ड वन, चॉइस और अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को मिलनी चाहिए. चॉइस का मतलब रिप्रेजेंटेशन, चूज करने की फ्रीडम, ये हर एक सिटीजन को मिलनी चाहिए. और अपॉर्चुनिटी से मतलब जो भी लोग एज रिप्रेजेंटेटिव काम करना चाहते हैं उनको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनको वो मौका मिलना चाहिए कि वो इलेक्शन में खड़े हो सके. एंड इफ़ दे आर विनिंग देन दे शुड टेक पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट. नेक्स्ट आपका लास्ट वन आ गया, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट. और ये सारे प्रैक्टिस यानी ये सारी चीज़ों को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो एक इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त किसी पर्सन की मर्जी नहीं चलनी चाहिए. वहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन या ये सारी चीज़ें लागू, जो भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम करने का तरीका हो वो किस तरीके से काम करे, उस देश के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे. ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट what is democracy. Okay, here we have completed first half of the chapter 1. Your homework is to make notes of the chapter. डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के 4 बेसिक फीचर्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स के तौर पर कंप्लीट करनी है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.